ठीक है। चलो, तो आज हम देखेंगे। कल हमने देखा एनईपी 2020 को देखा हमने, बराबर। एनईपी 2020 में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, कौन बता सकता है? एक ही लाइन में क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया, कौन बता सकता है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड मोर देन लाइन। एनईपी 2020 कल जो हमने पढ़ा, उसके ध्येय, उसका उद्दिष्ट, उसका लोगो, हाँ, उसके अध्यक्ष, उनका स्ट्रक्चर, कौन सा। उसके 4 स्टेजेस है सर। एनईपी हाँ 2020 के 4 स्टेजेस है। हाँ। पहला फाउंडेशन, हम्म, दूसरा प्रिपेटरी, हम्म, तीसरा मिडल और चौथा सेकेंडरी स्टेज। हाँ फाउंडेशन स्टेज में पहले 5 साल आते हम्म, और प्रिपेटरी स्टेज में 3 साल, मिडल स्टेज में 3 साल और सेकेंडरी स्टेज में 4 साल। जैसे आपके ट्रेन के हिसाब से आपने बताया था 5334 हाँ की नंबर की ट्रेन है ऐसा। हाँ और उसका स्ट्रक्चर जो आपने बताया था कि फाउंडेशन स्टेज में 3 से हाँ। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे का साल के बच्चे वहां पे आते हैं। जैसे हम्म, प्रिपरेटरी स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चे, हम्म, मुझे 3 to 5 क्लास के बच्चे। फिर मिडिल स्टेज में 6 से 8 क्लास के बच्चे। और सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक के बच्चे। हाँ। ऐसा आया था सर। वेरी नाइस। और क्या विशेषता है उसकी? और याचं अध्यक्ष मंत्रिमंडळात नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे हाँ, आणि के रंगनाथन याचं हे थे अध्यक्ष थे. कस्तुरी रंगन सर। कस्तुरी रंगनाथ, सॉरी. कस्तूरंगा, हाँ। किसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन? एनईपी 2020 के। हाँ, यानी एनईपी 2020 के एनईपी के कस्तूरंगन अध्यक्ष थे। और ये जो कमीशन बोलो या फिर ये जो आयोग को हमने मंजूरी दी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोदी, बराबर। उसके बाद में भी हमने देखा कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका वाक्य क्या था? हम्म, विश्व का क्या बनना है हमें? महा महा क्या? अ, महावैश्विक ज्ञान क्या था? हाँ, ऐसा ही था सर, कुछ तो ऐसे याद था नहीं। नहीं, ऐसे था ऐसा नहीं है। फिर आपने लिख कर नहीं लिया, ओपन नहीं कर रहे हैं, या देख नहीं रहे हैं? सिर्फ एक बार सुनते हैं, नोट छोड़ देते हैं क्या आप? रनिंग नोट नहीं बनाते क्या? उसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, आप सुनकर छोड़ देते हैं क्या फिर? नहीं सर, नोट करते हैं हम। करते हैं तो क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्या है उसका वाक्य? वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है सर। हाँ, वैश्विक महाज्ञान शक्ति वाला हमें बनाना है। तो उस हिसाब से व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू करनी है? छठी क्लास से सर। एसएससी को अब ये रहेगा क्या, बोर्ड रहेगा? नहीं सर, नहीं। फिर त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषा को महत्व दिया गया है? मातृभाषा, हम्म, अ, राष्ट्रभाषा हम्म। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कौन कौन सी भाषा है? इंग्लिश है? जर्मनी, रशियन, हाँ। 8 टाइप के लैंग्वेजेस है, कौन से भी। चाइनीज, जापानीज, हाँ हाँ, इनका भी वहां पर समावेश किया गया है। समावेश है। हाँ तो सर। ये था एनईपी 2020, जिसके तहत हमने क्या किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आ गई। अभी हमें देखना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005। क्या देखना है? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 की पूर्व एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया के बारे में। कौन सी बीमारी किसके बारे में है? डिसलेक्सिया,
पढ़ने के बाद, पठन के बारे में, पढ़ने के बारे में, डिस्ग्राफिया लिखने के बाद, लिखने के बारे में और डिस्कैलकुली गणितीय प्रक्रिया, गणितीय गणन प्रक्रिया के के बारे बारे में। में, गणन के बारे में। अब एचपीसी जो एक था, एचपीसी नौकरी पे लगी ना। एचपीसी जो कंसेप्ट है, एचपीसी फुल फॉर्म क्या है उसका? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। बराबर। अब ये बच्चों का जो विकास करना है या फिर उसका मूल्यांकन करना है, वो कितने डिग्री में करना है? होलिस्टिक 360 डिग्री, 360। हाँ 360 डिग्री में उसका मूल्यांकन करना है। इसीलिए उसने एचपीसी का है होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, जिसमें बच्चे का हम 360 डिग्री में क्या करने वाले हैं? मूल्यांकन करने वाले हैं। और पहले के और इस मूल्यांकन में क्या फर्क है? बच्चा आप खुद का मूल्यांकन खुद करेगा तथा उसका मूल्यांकन सहपाठी करेगा, उसका मूल्यांकन उसके पालक करेंगे, अभिभावक करेंगे। बराबर। तो ये जो एचपीसी है, इन सभी में इन बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा, इसीलिए मूल्यांकन में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। अब ये जो था, इसके पहले की बात है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का आया हमारा एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2020 भी आया है, लेकिन अभी एनसीएफ 2005 पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, ये 2005 में आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में एक अभिनव एवं दूरगामी प्रयास किया गया है, जिसके मुकाबले बच्चों का हमें विकास किस तरह से करना है वो इसमें बताया गया है। एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। बालकों का कैसे विकास करना है? सर्वांगीण करना है। इससे क्या होगा कि योग्यता एवं क्षमताओं को एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। और इसकी वजह से या फिर इसका मुख्य झुकाव जो है इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना है। यानी देखो, अभी हमने क्या किया था, स्टूडेंट सेंट्रेड एजुकेशन में सिर्फ पुस्तकी ज्ञान को बढ़ावा नहीं देना है, तो ताकि हमें जीवन केंद्रित ज्ञान को भी देना है। तो 2005 में भी यही कहा गया था कि जो ज्ञान है विद्यालय के बाहर के वातावरण से जोड़ना है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखना है, किताबों तक ही नहीं रखना है। तो बच्चों को उनकी ज्ञान की कक्षाओं को बढ़ाने के लिए विद्यालय के जो बाहर का वातावरण है उससे उसके ज्ञान को जोड़ दो, और बच्चों को पठन तथा पाठन की प्रक्रिया को समझ आधारित बनाना तथा अन्य बातों से आगे लेके जाना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मुख्य जो रूपरेखा 2005 है, इनमें सबसे बेहतरीन ये है कि मुख्य उद्देश्य ये था कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना तथा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना, और हमारा जो अध्ययन और अध्यापन है इसकी प्रक्रिया को समझ आधारित बनाना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया। तो देखते हैं, अभी इसका परिचय करके देखते हैं एनसीएफ 2005 का क्या कहना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण एक अभिनव राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। ये सिर्फ किसी ने बैठकर एक जगह नहीं की है। जो हमारे फिलोसोफर हैं, एजुकेटर हैं, जो वैज्ञानिक हैं एवं किसी चीज में वो गहराई से सोचने वाले विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मिलकर ये हमारा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया। ये 2005 का है। इसके बाद भी बदलाव आए हैं, और वो अभी तुरंत हालांकि में जो चल रहा है एनसीएफ 2020, एनसीएफ 2020 भी आया है, लेकिन हम 2005 को देख रहे हैं। हमारे इसके मुकाबले एग्जाम में महत्वपूर्ण जो आता है उसके हिसाब से एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना,
और अंतर्गत पढ़ाई जो है जैसे कि स्कूल के बाहर के जीवन से उसको जोड़ना है। समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना तथा कक्षा कक्ष के गतिविधियों से जोड़ना है, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सीसीए यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी पर बल देता है, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल कहा जाता है। एक मिनट। तो ये एनसीएफ बहुत महत्वपूर्ण और अहम है कि जिसमें इन्होंने मूल्यांकन के लिए सीसीई को इस्तेमाल किया। और सीसीई में 2 टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के। कौन कौन से देखे हमने? कौन सा इवैल्यूएशन है सीसीई में? कौन से टाइप की इवैल्यूएशन है आपसे पूछ रहा हूं मैं। सातत्यपूर्ण सतत एवं सॉरी सीसी का मतलब ही सतत एवं रचनात्मक। हाँ बराबर, ये आ गया आपका रचनात्मक एवं और कौन सा? योगात्मक। यस। अब देखो यहाँ पर हमने टाइप इवैल्यूएशन देखा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। बराबर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। हाँ, तो ये जो मूल्यांकन है या फिर मूल्यांकन की विधियां हैं ये महत्वपूर्ण थी, जिसमें वर्णनात्मक नोंदी भी आ गई। और बच्चों का हमने क्या किया, ओवरऑल यहाँ पर बच्चों का हमने इवैल्यूएशन किया। सिर्फ किताबें यानी न्यूमेरिकल उसका मूल्यांकन को महत्व नहीं दिया गया, ताकि उसके बाकी के सभी हिस्सों को भी वहां पर महत्व दिया गया। ये मूल्यांकन था या फिर बच्चों का जो विकास है, जैसे कि बच्चों में हमें नई सोच को बढ़ाना है, नए तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना है, सृजनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक अन्वेष के गुण विकसित करने हैं, जिससे बच्चा अपनी सोच को बदले, वो तर्क करने लगे, उसके जो विचार है वो क्रिएटिव आने लगे, वो वैज्ञानिकों की तरह अपना जो प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तथा वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करे। तो ये गुण विकसित करने के लिए ही हमने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया और उसी हिसाब से हमने करिकुलम में चेंजेस लाए। बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति में बोलना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मातृभाषा में अभिव्यक्त हो सकता है। तो बच्चे को, किसी भी बच्चे को अभिव्यक्त होने के लिए मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए मातृभाषा के स्थान को और गहरा किया गया। अध्यापक को अपना जो लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए इसे कहा, साथ ही उसमें टीचिंग एड्स, नए नए तरीके, नई नई बातों को भी उसमें मिलाया गया। टीचिंग लर्निंग के दौरान शिक्षक को बालकों में क्यूरियोसिटी की जो प्रवृत्ति है, जिसको हम जिज्ञासा वृत्ति बोलते हैं, उसको डालना है, जिससे बच्चा क्या करेगा कि प्रश्न को पूछेगा या फिर उसको प्रश्न पूछने की इच्छा हो जाएगी, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि पैदा हो जाएगी और वो अभिरुचि बच्चों के बहुआयामी गुणों को बढ़ावा देगी तथा उसका विकास करने में उसको मजबूर कर देगी। बालकों के लिए ये सभी बातें अपर्याय हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास अगर बच्चों का करना है तो इनके सिलेबस में चेंजेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ किताबों से बच्चा बढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है। तो उसका जो जीवन है वो जीवन केंद्रित होना चाहिए, समस्या बेस्ड होना चाहिए, उसके स्कूल के किताबों तक ही सीमित नहीं रहना है, तो बाहरी जीवन से उसको जोड़ना है। और जोड़ते वक्त बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देनी है, एक्टिविटी, स्कूल की कक्षा की गतिविधि, इन सभी को जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। अब देखना है हमें बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। देखो ये महत्वपूर्ण है।
बच्चों को तो हम पढ़ाएंगे ऐसे कहा, लेकिन एनसीएफ में ये भी बताया गया कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या और कैसे पढ़ाएंगे। तो इसीलिए तो इस दस्तावेज का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये पाठ्यचर्या जो होती है, सिलेबस और करिकुलम, इनमें बहुत फर्क है। तो इसका निर्माण हमने जब किया एनसीएफ 2005 का, तो इसमें 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया, जिसका वर्णन हमें देखना है। वो 5 सिद्धांत कौन से हैं जो निर्देश बताने वाले थे। सबसे पहला है कि बच्चों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को स्कूल का जो बाहरी वातावरण है, जीवन है, उनसे उसे क्या करना है, जोड़ना है। क्या और कैसे जोड़ेंगे? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से कैसे जोड़ेंगे? कि बहुत जगह टिप्पणी हो गई कि हम जो स्कूल में किस बातों को पढ़ते हैं, जैसे कॉस है, थीटा है, गामा है, या फिर वो आपका एंगल होगा, कोण दृष्टिकोण होगा, तो वो हमें पूरी जिंदगी में जीने के लिए उपयोगी नहीं है। तो फिर ऐसा कुछ तो ज्ञान दो जिससे उपयोगी हो जाए। तो इसीलिए स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ा गया। अब तो आपका व्हाट्सएप की दुनिया भी बोलती है ना कि हमने स्कूलों में बहुत से कोण सीखे, त्रिकोण सीखा, अमुक कोण सीखा, तमुक कोण सीखा, लेकिन दृष्टिकोण नहीं सीखा। ऐसे बहुत सारे बताते हैं। हमारा जो सिलेबस है या फिर करिकुलम है, ओल्ड है, एक जुनी पुरानी वही बातों को दोहराता है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस नए दस्तावेज का, नई पाठ्यचर्या का एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। तो ये करते हुए हमने किस चीज को महत्व दिया? ये अब तक क्या होता था कि परीक्षा को महत्व था, तो उस महत्व से ही हमारा सब कुछ चलता था। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, जैसे कि उस समय की 2000 तक या 1999 तक हमने परीक्षा को ही महत्वपूर्ण माना, बराबर। और परीक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए क्वेश्चन को जो रटकर हम एग्जाम देने गए और एग्जाम को पास कर लिया। तो परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है। तो हमें वो बच्चों को सिर्फ एक रटने वाला या फिर एग्जाम सेंटर्ड स्टूडेंट नहीं बनाना है। तो बच्चे को हमें कक्षा की गतिविधि से जोड़ना है, उसे एक्टिव कराना है, हर एक हिस्से में उसको चर्चा करने वाला, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाला बच्चा बनाना है। तो ये हमारा 5 निर्देशों में से सेकंड वाला निर्देश है। और इसके बाद आता है महत्वपूर्ण, जो एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिन्ह समित हो। अभी हमने ये कहा कि प्रजातांत्रिक राज्य है भारत देश, हमारा प्रजातांत्रिक देश। क्या भारत में प्रजातांत्रिक चलता है? स्कूल एक समाज की छोटी प्रतिकृति है, तो वो स्कूलों में प्रजातंत्र चलता है क्या? चलता है तो कैसे? क्योंकि स्कूल में क्या होता है, हमारी मैडम आती है या फिर टीचर आता है, जब वो स्कूल में आती है, क्लास में आती है, क्वेश्चन पूछती है, तो कहीं उतने ही लोग होते हैं जो उनके आंसर क्वेश्चन देते हैं। फिर बाकियों की तो है, जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं, क्या उनके विचार का वहां पे ख्याल नहीं किया जाता? तो इसीलिए पाठ्यचर्या में ये भी जोड़ा गया कि प्रजातांत्रिक राज्य के साथ साथ हम क्लास में भी प्रजातंत्र को अपनाएंगे, और वो उस व्यवस्था को अपनाएंगे जिससे हर एक बच्चे के मान को, सम्मान को वहां पर अभिव्यक्त होने का मौका मिले। तो ऐसा इस एनसीपी 2005 में यहाँ पर वो रखा गया। चौथा आता है, यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। तो सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी या फिर एजुकेशन में जो महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसमें हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही बात को दोहराते थे, वो है रटन पद्धति, जहाँ की बच्चों के नए विचारों को, कल्पनाओं को वहां पर स्थान ही नहीं था। आपने 3 इडियट देखा तो जिसमें बच्चे ने वो एक हेलीकॉप्टर बनाया था, बराबर, जिसको अलग अलग कैमरे लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने आ सके। लेकिन उसमें वो उस वायरस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमारी सिस्टम जो कहती है उसी सिस्टम के मुताबिक चलो, ये करो वो करो। यानी बच्चों को उसको प्रजातांत्रिक होने का मौका तथा नए विभिन्न विचारों से सोचने का मौका नहीं देती। इसीलिए यहाँ पर हमने रटन प्रणाली को छोड़कर
हमने उसको समझ आधारित शिक्षा को महत्व दिया, जिससे बच्चा सोचेगा, खुद पढ़ेगा, खुद समझेगा और आगे जाने की कोशिश करेगा। उसकी उन्नति होगी, उसका सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन उस सर्वांगीण विकास के लिए यदि ये बातें होंगी तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यूं ही अकेले यूं ही ऐसे बातों से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों का क्यों और क्या का ये सवाल का जवाब मिल गया आपको। अब आगे देखते हैं हम कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण देखेंगे। परिक्षेप यानी इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण विवरण दिखाता है। तो सबसे पहला आता है शिक्षा बिना बोझ के। अब देखो यशपाल ने भी दिया था कि शिक्षा बगैर बोझ के। तो हम क्या है बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला जो स्कूल बैग है वो बहुत ही बोझे वाला है। बच्चे के वजन से ज्यादा उसका वजन है। बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन उसके बदन पे वो बोझ है। तो उसी बोझ में दबा हमारा बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसीलिए एनईपी 2020 में भी यही कहा गया कि बच्चे का जो बक्सा है जिसको हम दफ्तर कहेंगे, तो उसकी वजन कितना है, उसका वजन कितना होना है, कितना कम कर दिया हमने एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 में हमने बच्चे के यानी छात्र के स्कूल बैग का वजन कितना कर दिया? 10%, 10 किलो सर। किसके 10%? किसके 10%? बच्चे के बच्चों के वेट। बच्चे के वजन के बराबर। बच्चे के हाँ। वजन के 10% हमने वो वजन किसका रख दिया? किसका रख दिया? बक्से का स्कूली बैग। बराबर। और ये है कि नहीं, करंट बराबर है कि नहीं देखने के लिए हमने स्कूल में डिजिटल वेइंग मशीन भी हमने इंस्टॉल कर दी है। तो ये महत्वपूर्ण था। देखो ये सिर्फ अभी एनईपी 2020 में ही नहीं आया है, तो इसके पहले भी हमने 1992 में का जो आयोग आया था यशपाल का, ओझा विना शिक्षण, बर्डन विदाउट एजुकेशन जो देना है हमें, तो वो देते वक्त भी हमने बच्चा के स्कूल बैग का वहां पर ख्याल किया था। लेकिन वो कमी नहीं हो रहा था। इसी हिसाब से वो भी हम यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जो वेइंग मशीन से हम बच्चे के स्कूल बैग का वजन देखेंगे वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो पाठ्यचर्या है, उस पे हो जाएगा। उसकी जो व्याप्ति अभी जो बड़ी है, बहुत सारी बड़ी है, क्योंकि एक एक सेमिस्टर में 12-12, 15-15 चैप्टर आगे अगर आएंगे तो बच्चे को बर्डन आ जाएगा, बच्चे पर एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस वजह से उस स्ट्रेस को भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। इस तथ्य को समझने की शिक्षा के जो भी लक्ष्य हैं समाज में तत्कालीन महत्वाकांक्षा और जरूरतों के साथ शाश्वत मूल्यों तथा समाज के सरोकारों के साथ बृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। यानी हम इस पाठ्यचर्या में ये भी डाल दिया है जिससे समाज की जो महत्वाकांक्षा है, समाज की जो जरूरतें हैं, समाज को जिन बातों की जरूरत है, वो जरूरतें इस पाठ्यचर्या से कंप्लीट हो सकती है। इसीलिए इस बात को समझने के लिए शिक्षा के महत्व को भी महत्व दिया गया, शिक्षा के लक्ष्य को बनाया गया, शिक्षा के उद्देश्य को वहां पर दिया गया, जिसकी वजह से हमें ये क्यों पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, इसकी बातें हमें क्लियर हो रही हैं। तो इसके साथ साथ हमने शाश्वत मूल्य, वैल्यूज और समाज के जो भी कुछ मानवीय आदर्श हैं, उन सभी को ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रतिबिंबित करती है। उसमें ये सभी बातें दिखकर आती हैं और उसी वजह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखती हैं। तो नागरिक वर्ग का निर्माण करना ये सबसे महत्वपूर्ण परिक्षेप है कि जिसमें नागरिक वर्ग का निर्माण करना है, एक अच्छे नागरिकों का, जो लैंगिक न्याय, मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहार, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या की ओर आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा उनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है और ये करते हैं
कि नागरिक जो होता है ये आदर्श नागरिक हमें निर्माण करना है। आदर्श अगर नागरिक निर्माण कर रहे हैं तो स्कूलों में उस तरह का आयोजन और नियोजन होना भी बहुत जरूरी है। जो लैंगिक न्याय हो, मूल्य हो, लोकतांत्रिक व्यवहार हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, इन सभी को उनके प्रति एक संवेदनशीलता और उनके साथ एक प्रति अहम भाव निर्माण करने की यहाँ पर सोच रखता है। इसको हमने आसान भाषा में कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इन परिप्रेक्ष्य में हमने ये भी लिया कि एक ही तरह के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ताकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति का बच्चा हो या जाति का बच्चा हो, या जो भी कुछ हो वो यहाँ पर पढ़ सके। अगला है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान समाज में जो मिलने वाली अभी बच्चा सीखता कैसे है और उसको ज्ञान किस तरह से होता है, ये बताने के लिए यहाँ पर NEP 2020 सॉरी NCF 2005 का निर्माण। तो सीखना और ज्ञान में उन्होंने बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं की गई है। समाज में मिलने वाली जो अनौपचारिक शिक्षा है, विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सुजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बालक केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को बाल केंद्रीय शिक्षा दे रही है, बच्चों के अनुभवों को, उनके स्वरों को, उनकी शक्तियां को वो प्राथमिकता दे रही है, उनको अव्वल में दर्जा में दे रही है, बच्चों को सीखने में वो प्रोत्साहित कर रही है। बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाएगा तभी बच्चा सीखता है, वरना बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चे में भी एक सेल्फिश की भावना होती है जिससे वो स्टूडेंट सेंटर्ड बन जाता है। तो अपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो बच्चा अपने पर कुछ ऐसी बातें सीखने के लिए उसे वातावरण की भी जरूरत होती है जिससे बच्चा ये बातें को तय करे। फिर है स्कूल में या फिर स्कूल से विद्यालय तक शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। यानी स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो बच्चों को उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो वो सुरक्षा शारीरिक हो या फिर भावनिक हो या फिर फिजिकली हो, इन सभी के बातों में हमें आधारशील होना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों के स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग आदि की गतिविधियों में सहभागिता उसके उनके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण दिया कि बच्चों को स्वतंत्र खेलना, उनका औपचारिक बातें हो या फिर औपचारिक बातें हो, औपचारिक खेल हो या योगा हो, इन सभी बातों में अलग अलग गतिविधियां लेकर, अलग अलग एक्टिविटीज लेकर बच्चों तक हमें पहुंचाना जरूरी है। अगला है इसमें का संज्ञान का अर्थ। अभी देखो इसमें संज्ञान का भी अर्थ दिया गया, संज्ञान के अर्थ को महत्व दिया गया। अब संज्ञान का अर्थ क्या कहता है? कर्म और भाषा, कर्म और भाषा या कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना है। खुद को और दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतर क्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को सीखने के लिए, उसमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसकी दुनिया को समझना है, बच्चों को स्वयं का ज्ञान देना है। भाषा कर्म के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, वातावरण, प्रकृति, चीजें, लोग आदि के बारे में माध्यम से अलग अलग माध्यम से बच्चों को बताना है। शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के कर्म में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी टीचर एक उत्प्रेरक है और
उसी उत्प्रेरक की वजह से वो बच्चों को अभिव्यक्त करना चाहता है तथा बच्चों में ज्ञानार्जन की जो सीक्वेंस है उसको बढ़ावा देने की वो सोच रहा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि जो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट, हाँ, पानी पी रहा हूँ। आ रही है आवाज मेरी अभी? यस सर। सर यस ये सर। जो मैं बता रहा हूँ या फिर ये जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि वो सर के ऊपर से जा रहा है? मैंने कुछ तो पूछा आपसे। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम। नहीं तो ऐसे ना हो, पुढचा पाठ मागचा सपाट है की नाही? अब ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हमने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस का निर्माण किया है, उसमें हमने समावेशी कक्षा के शिक्षक की पाठ योजना और इकाई योजना के इस ओर इंगित करना चाहिए कि वह बच्चों की आवश्यकता के अनुसार कक्ष में जारी गतिविधियों को बदल, यानी समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं, उस हिसाब से स्कूलों को बना रहे हैं, तो शिक्षक की जो पाठ योजना होती है, उस यूनिट योजना होती है, यूनिट योजना, तो इसको ये इसकी ओर इंगित करती है कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार तथा उनके जारी गतिविधि के अनुसार उसको बदला जा सकता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र हो, विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना हो, जिसमें जो भी कुछ हो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों का ध्यान। तो बच्चों की बुनियादी क्षमताएं क्या होती हैं, कि वो उनकी किस तरह से बढ़ानी है, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों की बुनियादी क्षमताएं उनके बौद्धिक विकास, मूल्यों और कौशल्यों के लिए एक बृहद आधार तैयार करती है। अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श तथा ज्ञान की विषय वस्तु विद्यार्थियों को सहभागिता के प्रमुख क्षेत्र बताते। तो इससे वो बच्चों को एक बेनिफिट मिलेगा जिससे बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन किस तरह से होता है वो देखेंगे हम। सबसे पहला है बहुभाषिक। अब आपको बताना है, हमारे स्कूल में या फिर हमारे क्लास में बहुभाषिकता वाले छात्र होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। होता है। अब ये फिर इन बच्चों में बहुभाषिकता कैसे हैंडल करें हम? बहुभाषिकता को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, या फिर बहुभाषिकता का इस्तेमाल करके किस तरह से पढ़ाना चाहिए? चलो आपको बताना है। बहुभाषिकता का तो मतलब पता है कि आपको? बहुभाषिकता किसको कहते हैं वो तो है समझ में। बहुभाषिकता किसको कहते हैं बताओ चलो। मेरी आवाज आ रही है कि आपसे अभी तक? यस और नो? एकापेक्षा अधिक भाषा बोलल्या जातात त्याला बहुभाषिक म्हणतात ना सर. एकापेक्षा अधिक भाषा बोलल्या जातात म्हणजे बरोबर. एकापेक्षा अधिक. हा. यस. मग अशा बहुभाषेचा जो विचार आहे, त्याच्या क्षमता असतील त्या कशा वाढवायच्या, त्यांच्यासाठी काय ऍक्टिव्हिटी घ्यायची असं आपल्याला वाटतं? कसं द्यायचं ते? बहुभाषिका कशी असते? वर्गामध्ये आपल्या बहुभाषी विद्यार्थी असतात, म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माचे, जातीचे असतात. मग अशा वर्गामध्ये शिकवत असताना आपण नेमके कोणत्या लँग्वेजचा वापर करून शिकवायला पाहिजे आणि कोणत्या
भाषेमधून त्यांना मूळ ज्ञान दिलं पाहिजे असं मला वाटतं. बताओ ना, चलो. जी आपली मातृभाषा असते सर त्याच्यात शिकवायला पाहिजे. हाँ बराबर. और बहुभाषा बोल रहे ना, बहुभाषा, एक से ज्यादा भाषा वाले होते हैं. स्कूलों में हमारे टांडे पर रहने वाले बंजारा समाज होते हैं, आदिवासी बच्चे होते हैं, है ना. तो यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज हो गया, मल्टी लैंग्वेज बच्चे भी हो गए, मल्टी लैंग्वेज स्कूलें हो गई, है कि नहीं. जिसमें एक से अधिक कुछ भाषाओं का हम क्या करते हैं, अध्यापन करते हैं. फिर द्विभाषी हो या फिर बहुभाषी क्षमता संज्ञानात्मक विस्तृत चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ावा देती है. बराबर. तो इसी हिसाब से हमें अपना बहुभाषिकता को अपनाना है. आगे कौन पढ़ेगा? भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के बीच के बच्चों, कौन पढ़ेगा? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है. हाँ. और आगे आगे का पढ़ो, बढ़ते पढ़ो चलो. गणितीय गणितीय अवधारणा को पढ़ो ना, पढ़ो. हाँ वाचा सर, वाचा तुम्ही बस. गणितीय अवधारणा को विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है. प्रत्यक्षीकरण तथा निरूपण जैसे कौशल्यों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध होता है. गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, आवर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास करने से होना चाहिए. बराबर. इससे क्या होगा बच्चे का और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है. बराबर क्या? यस सर. तो इसी से हमें देखना है कि भाषाओं का अगर हमें विकास करना है तो भाषा में जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं तो उनको क्या करना है कि शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करके या फिर करना उनके सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक होगा, जिससे बच्चों के सभी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त होने का मौका मिलेगा. फिर अब देखो भाषाएं देखा हमने, फिर है गणितीय अवधारणा. गणितीय अवधारणा में विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है. अब विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है. तो गणितीय अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है. गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका भी यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. फिर प्रात्यक्षिकरण तथा निरूपण जैसे कौशल्यों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध होता है, बहुत सहायक है. तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त को का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास होना चाहिए. तो ये सब बातों को महत्वपूर्ण रखते हुए हमने बहुभाषिकता इन बातों को इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू किया जिसमें बच्चे की बहुभाषिकता का विचार किया गया है. अगला है विज्ञान गत्यात्मक और निरंतर परिवर्तित. तो बालक का एक ऐसा भंडार है जिसमें अनुभव के जीवन के क्षेत्रों में शामिल किया जाता है. बच्चों के ज्ञान को, बच्चों की दृष्टि को वहां पर एक स्थान दिया जाता है. वैज्ञानिक जो गत्यात्मक और निरंतर जो परिवर्तन है या परिवर्तित है उन सभी को यहाँ पर लेकर बच्चों को पढ़ाना है. तो विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे विद्यार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके. तो इतना करके हम बच्चों को मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है. अगला मुद्दा कौन पढ़ेगा? पढ़ो, देखो पढ़ो, मुद्दा पढ़ो. पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? मुद्दा पढ़ो चलो. अगला विज्ञान गत्यात्मक और निरंतर परिवर्धित
ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसमें अनुभव के नवीन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। उच्च वैज्ञानिक अवधारणाओं को गतिविधियों एवं प्रयोगों द्वारा ही समझना चाहिए। सामाजिक विज्ञान कविता के भावानुसार जीवन में सदा टुमटुम रहते त्याच्यावरच आहे पुन्हा चाहे कितने भी दुख आहे मनुष्य को टुमटुम हे याच्यावर होते समूह से भिन्न इसका और हे mic बघा चालू बोर्ड कर। आउट पण क्वेश्चन असतात ना सामाजिक विज्ञान जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। सामाजिक विज्ञान मातृभाषा में करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्रत्यक्षीकरण तथा निरूपण जैसे कौशल्यों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध होता है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचलित करने का योग्यता का विकास करने से होना चाहिए। बराबर। अब यहाँ जो दिया गया है ये सब पूरा सब्जेक्ट वाइज दिया गया है जिससे बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाए। इसीलिए प्राथमिक स्तर हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर हो, इसमें जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों के हिसाब से हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। बच्चों को पढ़ाते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना है, विज्ञान गत्यात्मक या फिर निरंतर परिवर्तित करने के लिए बच्चों के ज्ञान के भंडार को बढ़ाना है, उनके अनुभव को बढ़ाना है, उनमें नवीन क्षेत्रों के ज्ञान को शामिल किस तरह से करना है, ये उसमें बताया गया है। विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि बच्चों को अलग अलग तरीके के प्रयोग करना है, उसमें बोध यानी कॉग्निशन आना है। तो इसलिए विज्ञानों में किस तरह की शिक्षा को जोड़ा जाए ये भी उन्होंने वहां पर बताया है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6ठी से 8वीं तक के बच्चों में वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए एक्टिविटी बेस्ड तथा एक्सपेरिमेंट को देकर बच्चों को उस ज्ञान को बढ़ावा देना है, उसमें उसको ऐड करना है, एडिशनल करना है, ऐसे कहा। तथा सामाजिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान यानी एसएस जिसको हमने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स को जोड़ा गया है। तो इसमें जो शिक्षार्थी शामिल है जो समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके, जो जिसमें बच्चों को ये समझ में आ सके कि समाज की क्या जरूरतें हैं, समाज क्या चाहता है, समाज में जो संस्कार है वो उनको इन तत्वों से समझ में आए। इसके लिए बच्चों ये सब्जेक्ट में इन बातों को दोहराना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में मातृभाषा करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। इससे बच्चा अपना क्या करेगा, बातें समझ पाएगा। जितना बच्चों को अपने मातृभाषा में समझाएंगे, जितना मातृभाषा का ज्ञान देंगे, उतना ही बच्चे गहराई से समझ सकेंगे। तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान हो या फिर कोई भी बात हो उसमें मातृभाषा आनी जरूरी है। गणितीय अवधारणाओं का विभिन्न तरीकों से निरूपित करने के लिए उसमें गणितीय सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। प्रत्यक्षीकरण हो या फिर निरूपण जैसे कौशल्यों के विकास में गणित बहु सहायक सिद्ध होता है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास करने से होना चाहिए। यानी हमें गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए बच्चों की कैपेबिलिटी के साथ साथ उनके गणितीय सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष में जो है, वास्तव में जो है, हाँ, उसी तरह से उनके कौशलों का वहां पर विकास। बच्चों को गणितीय स्किल आने के लिए, गणितीय कौशल्य आने के लिए ये बहुत ही सिद्ध या फिर सहायक होते हैं, जिससे बच्चे गणितीय कौशलों को सीख सकते हैं, तार्किकता को बढ़ावा दे सकते हैं, तार्किक सोचने से
तार्किक तरीके से सोचने में उसे मजबूर कर सकता। अमूर्तनों का निर्माण करने में या फिर उसे संचालित करने में ये विकास करने वाले में से है। तो ये जो सिलेबस है एनसीएफ 2020 ये बच्चों को ज्ञान को बढ़ावा देता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। पाठ्यचर्या के क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्कूल की अवस्था क्या है और आकलन क्या और किस तरह से होना है। तो सामाजिक जो विज्ञान है, यशस शिक्षण में उन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो शिक्षण में उन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें उपयोग किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों में रचनात्मक, सौंदर्य बोध तथा आलोचनात्मक समझ को बढ़ाने के साथ साथ उनके अतीत तथा वर्तमान के मध्य संबंध बनाने में सहायक हो। जिससे क्या होता है कि बच्चे का रचनात्मक को, उनके सौंदर्य बोध को, उनकी समझ को, उसके साथ साथ जो अतीत में हो चुका है, वर्तमान में जो चल रहा है, इनमें का जो रिलेशनशिप है वो समझाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। बच्चे स्वयं सीखते हैं, बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीखते हैं। वो सतत गुणात्मक तथा अवलोकनात्मक आकलन का आधार उनको होना चाहिए। इसलिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनंदिन या फिर दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए, जिससे बच्चे का वो सर्वांगीण विकास हो पाए। अगला है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए। एनसीएफ 2005 से ये नहीं बताता कि हमारा करिकुलम कैसा है। तो करिकुलम को जब हम उसको इम्प्लीकेशन करते हैं तो उस वक्त बाकी की चीजें किस तरह से होना है वो बता रहा है। तो विद्यालय तथा वहाँ का वातावरण किस चीज का होना है वो बता रहा है। कौन पढ़ेगा, पढ़ो चलो इसको, कौन पढ़ेगा। चेतन और पढ़ूंगे अचेतन सर। दोनों रूपों से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1.5 से अधिक होना वांछित नहीं है। स्कूल की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करने के साथ साथ ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की रुचि और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिल सके। बच्चों की सक्रिय भागीदारी हमारी संस्कृति के समतामूलक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षी और समानता के मूल्यों में नई जान डालने जैसी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करे, साथ ही बच्चों की सक्षमता को बढ़ाए। और इसी तरह से बच्चों की सक्षमता को अगर बढ़ाना है तो विद्यालय या फिर कक्षा के वातावरण को हमेशा हमें घुल मिल कर बनाने वाला करना चाहिए, जिससे बच्चों के चेतन और अवचेतन इन रूपों से हमें विद्यालय हमेशा भौतिक वातावरण से निरंतर इंटरेक्शन करने वाला रहना चाहिए, जिससे बच्चा अपने स्कूल का वातावरण, वहाँ पे सब चीजें, इनसे वो इंटरेक्शन कर सकते। कक्षे का आकार अधिगम और शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला चाहिए। जैसे कि आज की हमारे जो स्कूल है, स्कूल के जो क्लास हैं, खासकर आज हमारी अगर विद्यार्थी संख्याओं को देखेंगे तो एक क्लासरूम में 40 प्लस बच्चे, 60 प्लस बच्चे हैं। तो इन 40 या 60 प्लस बच्चों को देखेंगे तो एक शिक्षक क्या कर सकता है, उसके आवाक्य को पूरा कर सकता है या फिर हर एक बच्चे की तरफ वो ध्यान दे सकता है क्या। इसीलिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात को तय किया गया और अनुपात यही है कि 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होना जरूरी है। अनुपात क्या लगा है, 1:30, यानी 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होना बहुत जरूरी है।
जिससे क्या होगा कि बच्चों का जो आकार है वो मर्यादित रह पाएगा और हर एक बच्चों को सभी बातें समझ में आ पाएगी। तो इससे क्या होगा, स्कूल की जो संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करे। तो शिक्षकों की अस्मिता को उजागर करना है, शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करना है, साथ साथ ऐसा वातावरण भी हमें तैयार करना है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों की रुचि और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिल सके। तो यही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाला। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी हमारी संस्कृति के समता मूलक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षी और समानता के मूल्यों में नई जान डालने जैसा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चा अनुशासन ऐसे होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करे और साथ ही बच्चों की सक्षमता को बढ़ाए। और वो हो सकता है, या फिर होता ही है, बच्चों को जीत जाने में बच्चों को जीत जाने में चले। अब व्यवस्था का सुधार किस तरह से करना है, बराबर। अब इस व्यवस्था तक का सुधार अगर हमें करना है तो महत्वपूर्ण है कि सभी चीजों को हमें ध्यान देना। तो कौन पढ़ेगा? जो जिसने पहले पढ़ा है उसने नहीं पढ़ेंगे, नए बच्चों को पढ़ने का मौका दो। यहाँ कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़ो मुझपा। व्यवस्थागत सुधार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों को स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित हो। अधिगम को सहभागिता की उस प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए जो सहपाठियों और वृहत सामाजिक समुदाय या पूरे राष्ट्र के साझी सामाजिक संदर्भों के बीच में होती है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए। सर ये स्क्रीन बदली नहीं सर, आगे के हैं। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते खेलते तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं, उसके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, लिंग समानता, जीविका और गरीबी जैसे विषयों का समावेशन होना चाहिए। बराबर। इससे बच्चों का व्यवस्था का सुधार लाना है तो हर एक मानकों को, स्टैंडर्डों को प्रयोग में लाना चाहिए जिससे बच्चे में अभिप्रेरणा तथा क्षमताओं को हमें बढ़ावा देना आ सके। बच्चों को अगर बढ़ावा दे सकेंगे तभी हम सब कुछ पा पाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों की समग्र वृद्धि को अगर हमें पूर्ण मान्यता देनी है या फिर उसको चलाना है तो बच्चों को सबसे ज्यादा उसके पहले मानक यानी स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी। अधिगम को सहभागिता की उस प्रक्रिया के रूप में हमें देखना चाहिए जिससे क्या होगा कि बच्चा किस समुदाय के लिए, किस राष्ट्र के साथी को सामाजिक संदर्भों के बीच वो सोचना चाहता है, वो समझना चाहता है, उसको सॉल्व करना चाहता है, ये वो समझ सके। तो पाठ्यचर्या को इस तरह से निर्माण करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलने तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके, देख सके और वो उसमें उसी तरह की इवैल्यूएशन का भी उसमें सहभागिता होना बहुत जरूरी है। शिक्षण शिक्षक प्रक्रिया या फिर कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं, उनके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, उनका लिंग समता, जीविका और गरीबी जैसे विषयों का समावेश इन्हीं में होना बहुत जरूरी है जिससे बच्चे के, हर एक बच्चे के वहां पर हम न्याय दे सके, हर एक बच्चों को न्याय दे सके, हर एक बातों को हम दोहरा सके। अगला पढ़ो। हाँ। उसके बाद आता है नियोजन तथा नियोजन के उपागम। नियोजन के उपागम, चलो कौन पढ़ेगा?
पढ़ो चलो, अगला वाला नहीं पढ़ना चाहिए, बगैर पढ़े वाला पढ़े। नियोजन के उपगम। हाँ पढ़ो। हमारी शिक्षा आज भी सीमित पाठ योजना पर आधारित है, जिसका लक्ष्य हमेशा परिमेय आचरणों को हासिल करना होता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे ऐसे प्राणी माने जाते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, या फिर एक कंप्यूटर के समान जिन्हें हम अपने हिसाब से कार्यबद्ध कर सकते हैं। इसलिए परिणामों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो इस बात पर रहता है कि ज्ञान को जानकारी के टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होने के बाद उन्हें सीधे पाठ से याद कर सके। गतिविधि शब्द आज अधिकतर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के रजिस्टर का अंग बन चुका है, लेकिन अक्सर हम यह पाएंगे कि हार्वर्ड द्वारा दी गई पाठ योजना पर परियोजनाओं की कलम भर लगाई गई होती है, और वे पाठ के अंत में दिए गए परिणामों से अभिप्रेरित होती है। योग्यता और सक्षमता की बातें अधिक होने लगी है, लेकिन ये योग्यताएं अभी तक परिणाम की तरह ही पाठ में शामिल होती है। वेरी नाइस। देखो अब देखो हम नियोजन का उपागम पढ़ रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं। तो नियोजन जो होता है हमारे शिक्षा का, जिसको हम पाठ नियोजन बोलते हैं, पाठ नियोजन है, वार्षिक नियोजन है, सार्थक नियोजन है, इन सभी नियोजनों में हमें लक्ष्य देना जरूरी है, जिससे क्या हो सकता है कि बच्चे ने कौन से चरण को हासिल किया है नहीं किया ये समझ में आ सकता है। या फिर हम नियोजन भी इसलिए करते हैं कि बच्चों को कौन से वक्त कौन सी चीजों को देना है, कौन सी चीजों को नहीं देना है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रशिक्षित करने का सोच लिया है। तो ये सब प्रशिक्षित करते हुए हम भी ये जो ज्ञान है ये भी इसका नियोजन होना बहुत जरूरी है। हम कौन सी चीजों को पढ़ा रहे हैं, जो गतिविधियां ले रहे हैं, जो एक्टिविटी ले रहे हैं, उनमें हमारे कुछ रजिस्टरों का अंक क्या है क्या नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का जो तरीका था, पूर्व तरीका, तो हमारा पूर्व तरीका कुछ अलग था। पूर्व तरीका कौन सा अलग था हमारा, कि जिसमें हम बच्चों का नियोजन करते वक्त, नियोजन हम पाठ नियोजन करते थे, पाठ नियोजन में हमने हर्बार्ट की पंचपदी का इस्तेमाल किया था, बराबर। जैसे कि प्रस्तावना है, स्पष्टीकरण है, हाँ, उदाहरणों दाखलों का देना हो, या टीचिंग एड का इस्तेमाल करना है, मूल्यांकन करना है, अवभावों का इस्तेमाल करना है, इन चीजों को हमने दोहराया गया। तो नियोजन करते वक्त हम हर वक्त इन रजिस्टरों का या फिर इसका अंग हमें बनाना नहीं है। तो से अलग हमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर कर बच्चों में हमें बहुत सारी योग्यताएं, उनमें समानताएं, उनमें क्षमताओं का डालना है, और उनको उस योग्य बनाना है जिससे उसमें परिणाम हो सके, और अलग तरह से वो पाठ को भी समझ सके। तो नियोजन ऐसे हमारा होना है जो बच्चों को बेहतर और बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ समझा सके। अगला है अनुभवों का नियोजन, नियोजन में देना है। तो नियोजन कर रहे हैं हम, प्लानिंग का हमारा किस तरह से पढ़ाना है। अब अनुभव देना है, अनुभव देते वक्त अनुभव देना का मतलब होता है कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टीचिंग एड है, टीचिंग एड को हम टीचिंग एड है, तो हर वक्त जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जैसे ईवीएस है, एसएस है, मैथमेटिक्स है, इन चीजों को पढ़ाते वक्त तो अलग अलग अनुभवों को देना बहुत जरूरी है। दाखले, उदाहरण, टीचिंग एड्स, हाँ, अरे किताब हो, इनका समावेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसी गतिविधियां रहती हैं, जैसे कि ईवीएस में बीज का अंकुरन है, ये अगर पाठ को हमें पढ़ाना है तो बहुत सारे अनुभवों का जरूरी होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा उस चीज को, उस बारे में वो सोच सके, समझ सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके, उससे बोल सके। अगर अंकुरित बीज का अंकुरन किस तरह से होता है, ये पढ़ाने के लिए टीचर ने कहा कि तुम ही खुद बीज को अंकुरित करो, और तथा उसका चित्र बनाओ, या फिर उस पर मालूमात निकालो, उसकी तस्वीरें खींचो, और
इससे क्या होगा, बच्चा खुद करेगा, खुद पढ़ेगा, तो वो बहुत सारी चीजों को समझ पाएगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे का पार्टिसिपेट बढ़ेगा। पार्टिसिपेट बढ़ने की वजह से उसके शरीर, मस्तिष्क, ये सभी में ये चीजें मालूमात होगी। हाँ, और बच्चा खुद इन चीजों को करने का सोचेगा। हाँ, बहुत सारी चीज बनाना है। हाँ, बहुत सारी बातों को समझना है। तो इसी के साथ बच्चों में चर्चा हो, भाषण हो, लेखन हो, चित्रकला हो, इन या फिर प्रदर्शनी करवाना हो, तो इन सभी बातों में उसका सहभागित्व बढ़े, उसको वो पहचान आए और वो उसको समझ सके। इस वजह से हमें बच्चों को पढ़ाते वक्त उनके जो दी जाने वाले जो अनुभव है, उनको हमें पहले से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। कौन से सब्जेक्ट में किस अनुभव की जरूरत है, वो देखना भी जरूरी है। हाँ? जैसे कि हम जब 5वीं कक्षा में बच्चों को सर्कल पढ़ाते हैं, तो सर्कल पढ़ाते वक्त कौन सी अनुभव देना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त लगने वाली चीजें हैं, या फिर उसके बारे में आप जो दाखला देने वाले हैं, सर्कल किसको कहते हैं उसकी परिभाषा बताने चाहते हैं। जैसे कि सर्कल बताने के पहले जो दिखने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि गोल, बराबर, सर्कल गोल नहीं हो सकता, बराबर। सर्कल एक अपनी परिभाषा है। वर्तुल जिसको हम बोलते हैं, तो वर्तुल उसको कहा जाता है जिसको केंद्र बिंदु होता है, बराबर। गोल जो चीजें होती हैं उसको केंद्र बिंदु नहीं होता है, ये उसमें फर्क है। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि गोल दिखने वाली चीजें कौन कौन सी है, तो बच्चे बहुत सारी चीजों का नाम बताएगा। फिर हम उसको ये बता सकते हैं कि गोल में और वर्तुल में क्या फर्क है। तो इसके लिए बच्चों के साथ जो हम अनुभव देने वाले हैं, जो बातें बताने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनमें अनुभव तो इन चीजों को सब पढ़ाते वक्त हमें ध्यान देना है कि बच्चों को हम अनुभव किस किस तरह से दे रहे हैं, बराबर। अगला है अनुशासन एवं सहभागी प्रबंध। हमने एनसीएफ 2000 हमने हमने एनसीएफ 2005 में बनाते वक्त उसका सिलेबस, करिकुलम बनाते वक्त ये भी बातें ध्यान में रखी हैं, जिससे अनुशासन हो एवं सहभागी प्रबंध को बढ़ा। एक मिनट, हाँ, कोई तो पढ़ो इसको, कोई तो पढ़ो। स्कूल विद्यार्थियों का भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का, और यह सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से सही है। शिक्षकों और विद्यार्थियों में परस्पर निर्भरता होती है, खासकर आज के दौर में जब सीखने का काम सूचना की उपलब्धि पर निर्भर करता है और ज्ञान का सृजन उन संसाधनों की नींव पर आधारित होता है जिनके केंद्र में शिक्षक होता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते।
अनुशासन एवं सहभागी प्रबंध, यानी बच्चों में हमें अनुशासन लाने के लिए क्या किया गया है। इन चीजों में बच्चों को अनुशासन देना है, जिसको हम अनुशासन यानी दंड कहते हैं। तो बच्चों को दंड देना जरूरी है क्या? बच्चों को दंड देने में बहुत सारे उसमें बदलाव आते हैं, बराबर। जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, हाँ, उनमें उनके जो स्कूल के विद्यार्थियों का भी उसमें उतना ही होता है जितना शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का और सहकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से सही है। यानी हमें अनुशासन जिनको लाना है, इनमें सभी चीजें आती हैं। जैसे कि सिर्फ स्टूडेंट नहीं आएगा, उसमें टीचर भी आएगा। टीचर का जो हेड टीचर है, जिसको हम हेड मास्टर बोलते हैं, वो भी आएगा। और इन चर्यों में जो जो चीजें आती हैं, उन सभी में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन एवं शिस्त, डिसिप्लिन, ये स्कूलों में होना बहुत जरूरी है। फिर शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, इन सभी में जो परस्पर निर्भरता होती है, वो वो निर्भरता खासकर हमें आज के दौर में, जब सीखने का काम सूचनाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है और ज्ञान का सृजन और संसाधनों की नींव पर आधारित होता है, जिनके केंद्र में शिक्षक होता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, और ये कार्य करने के लिए दोनों में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ये अनुशासन दंड की तरह होता है, बराबर। तो फिर ये जो दंड देना है, उन बच्चों को स्वयं प्रेरित होना जरूरी है। बच्चों को स्वयं डिसिप्लिन लगाना बहुत जरूरी है। बच्चों में स्वयं अनुशासन लगाने के लिए टीचर को बहुत सारा काम करना है। साथ ही साथ सहभाग लेना है इन बच्चों के साथ, टीचरों को, हाँ, डिसिप्लिन देते वक्त, पढ़ाते वक्त, या फिर पूरे एकेडमिक ईयर में उनमें अनुशासन प्राप्त करना है, जिससे टीचर, स्टूडेंट हो या फिर सभी प्रोसेस हो जिनमें प्रशासन भी आता है, उन सभी चीजों में अनुशासन होना भी बहुत जरूरी है। और ये सब करते हुए, हाँ, कक्षा में हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, बराबर है, चुप्पी बनाते हैं। इसके लिए सबको बोलते हैं कि चुप बैठो, ये करो, वो करो। इस वक्त हम उन सब में समानता का नियम का इस्तेमाल करना है, डेमोक्रेसी लाना है, हाँ? तो इसके लिए हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ? जैसे कि हमारे जो नियम होते हैं, एक बार में एक ही बच्चा बोले, हाँ, फिर या फिर हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि तभी बोले जब सही उत्तर पता हो। तो इससे क्या होता है कि हर तरह के नियम में बच्चे समानता और उनको मिलने वाला जो अवसर है, वो बराबरी से हो सके। इससे क्या होता है कि हम जो बच्चों में मूल्यों का निर्माण करते हैं, वो कमजोर बनते हैं, वो मूल्य कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को एक समान रखकर सभी समान नियमों का पालन करना है। क्योंकि हम पढ़ाते वक्त बच्चों से बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, उस वक्त भी हम समझ ना समझ से कुछ न कुछ गलतफहमियां और कुछ न कुछ वस्तुनिष्ठपना लाते हैं, तो वो न लाने का मौका यहाँ पर हमें देना है। तो बच्चों में अलग अलग नियम लाना है, जिस प्रक्रिया से या फिर जो भी कुछ हम नियम ला रहे हैं, बच्चा उससे हतोत्साहित नहीं होना है। बच्चों को मोटिवेट कराना है, बच्चों को प्रोत्साहित कराना है, जिससे बच्चे में सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो अंतर्निहित होनी चाहिए। बच्चा पढ़े, पढ़ने के साथ अपना जो सहपाठी है उसके साथ पढ़े, अपने समुदाय की भावना को वो विकसित कर सके। ये करने की उसकी भावनाओं को हमें बढ़ावा देना है और बच्चों को आगे लेकर जाने की कोशिश करना है। हम जो नियम बनाते हैं, इनमें शिक्षकों के लिए, हाँ, कक्षा व्यवस्था की नजर से आसान हो, जिससे बच्चा और टीचर पाठ्यक्रम को पूरा भी कर सके और पूरा करने के लिए आसान हो। जो हम नियम बनाने वाले हैं, वो नियम भी आसान हो, जिससे बच्चा
इन सभी बातों को ठीक तरह से सीख पाए, समझ पाए, अनुशासन को अपनाएं। अधिगम के व्यवस्थित जो कुछ अनुकरण करना है, उन अनुकरण में बच्चों को रुचियां होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों में विकास आ सके और विकास आते वक्त बच्चा आत्म अनुशासन बन सके। आत्म अनुशासन यानी खुद को वो डिसिप्लिन बना सके। हाँ, बच्चों में वो मूल्य भी तभी आएंगी, वो खुद को डिसिप्लिन बनाएगा, उसमें अच्छी आदत आ जाएगी, जिससे बच्चा अच्छे अच्छे मूल्यों का, अच्छी अच्छी आदतों को वो अपनाएगा। अनुशासन मारना, पीटना, कूटना ही इतने तक ही सीमित नहीं है। बच्चों में एक अच्छी आदत डालना, उनमें अच्छे मूल्य विकसित करना और अच्छी तरह से काम को संपन्न करना, इन सभी बातों को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है। अब शिक्षा के लक्ष्य क्या है? शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन का लक्ष्य भी है। एजुकेशन के लक्ष्य के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा के लक्ष्यों में शिक्षा के लक्ष्यों में व्यापक या दिशा निर्देश है, जिससे क्या होना है या फिर क्या होता है, जो शैक्षणिक प्रक्रियाओं के तय किए गए आदेशों और स्वीकृत सिद्धांतों से सामंजस्य प्रस्थापित करने में उनको मदद करता है। जिससे क्या होता है कि हम समाज में जो बदलाव चाहते हैं, समाज के लक्ष्य को देखते हैं, वर्तमान हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो शाश्वत मूल्य होते हैं या फिर हमारे आदर्श होते हैं, उनमें वो प्रतिबिंबित होता है। तो समाज को जो चाहिए वो देने का हमें प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले हमें हमारे पास शिक्षा के उद्देश्य होना जरूरी है। उसी उद्देश्यों को साथ रखकर हम उसको पढ़ाएंगे। हमारे संस्थाओं को बहुत सी चीजें दिखाएंगे। हाँ, शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे, गतिविधियों को चलाएंगे, रचनात्मक ढांचे में उसको डालेंगे, शैक्षणिक होने का एक चरित्र प्रदान करेंगे, जिससे ये शैक्षणिक लक्ष्य उसको पूरा करता है। शैक्षणिक लक्ष्य के बगैर या फिर शिक्षा के लक्ष्य के बगैर हम क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, पता नहीं होता है। हाँ, बगैर लक्ष्य के जीवन भी और ये सिलेबस भी और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी वो भर समंदर में बगैर डायरेक्शन के घूमने वाली जहाज की तरह होता है। तो सबसे पहले हमें इन जहाज को एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमारे पास शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होने हैं और उस उद्देश्यों के साथ साथ हमें काम करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो वो महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्य को पूरी दृष्टि भी देनी चाहिए। ऐसे 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक उद्देश्य को पूरा करना है तो हम उसको 3 तरीके से पूरा करते हैं। तो कौन कौन से 3 तरीके हैं? तो उसमें सबसे पहला तरीका निश्चित परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करके यह देखना कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या साधन उपलब्ध है। हमें लक्ष्य तक जाना है तो हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, उसमें वो मार्ग में क्या बाधाएं हैं क्या। हाँ, फिर उसके बारे में हमें सूक्ष्म अध्ययन करना है और देखने की आवश्यकता भी हमें बहुत जरूरी है कि हम उसमें से क्या क्या सीख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वो साधन है क्या, उस मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन करना, क्या सूक्ष्म बातें करना, ये हमें देखना है। और फिर दूसरा ये उद्देश्य होना है कि पूर्व दृष्टि उस क्रम की ओर इंगित करती है जो कारगर होगा, जो महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करेगा और उनमें वो बदलाव लाने की कोशिश करेगा। और तीसरा और अंतिम उद्देश्य होगा जिससे ये विकल्प चुनने या चुनाव करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक लक्ष्य के साथ हम अपेक्षाकृत एक समझदारी से काम कर सकते हैं, जिससे उद्देश्य पूरे हो सके। वो उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखना है जो बच्चों को अपने दिए गए उद्देश्यों तक लेके जा सकते हैं। तो ये 3 उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण, जिससे हम समझ सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं।
तर इंगित म्हणजे काय? हा, इंगित इंकित तिथं इंकित का? दुसरा उद्देश, दुसरा मुद्दा जो होता ना, उद्देश दुसरा त्यात लिहिलेलं होतं. आला तुमच्या हा समोर तिसरा मुद्दा? हा आला सर. यह पूर्व दृष्टि उस क्रम की ओर इंगित करती है. इंकित इंकित म्हणजे दाखवतो, दाखवणे, इंकित करण्याला दर्शवणे आपण का? हा, मी तुझ्याकडे बोट करून सांगतो, हा हा इशारा आलं. मी इशारा एखाद्या गोष्टीकडे बोट करून दाखवतो ना की हे स्थान काय आहे बघ. हा, ओके सर. दर्शवणे. दर्शवणे, करेक्ट. मराठीमध्ये दर्शवणे दर्शवणे. हा, छान छान वर्ड आहे, दर्शवणे. इंकित करना, ओके. मैं दिखाता हूँ ना, अभी 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 इंकित करता हूँ, मैं किसी चीज की ओर इंकित करता हूँ. इंकित करतो म्हणजे दाखवतो, ते त्या गोष्टी समजवतो. आलं. पहिल्यांदा ऐकले ते शब्द. स्कूल और कक्षा संबंधित शैक्षणिक स्थल दरअसल वे स्थान होते हैं, स्कूल और कक्षा इनके संबंधित जो शैक्षणिक स्थल हैं दरअसल वो स्थान होते हैं जहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलाप किए जाते हैं. क्योंकि स्कूलों में हम जब आते हैं तो एजुकेशनली काम करते हैं, बगैर एजुकेशन का कुछ भी नहीं करते, फिर वो स्कूल हो या फिर कक्षा हो, ये क्रियाकलाप के लिए यानी एक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है. ये वो स्थान होने चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव मिले जो वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पाने में सहायक हो. वांछित यानी उचित. हाँ, आणि ये जो हम बच्चों में ऐसे अनुभव दिला रहे हैं, बच्चों में ऐसे मालूमात दे रहे हैं, वो बच्चों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण हो, वो उनके लिए बेनिफिट हो, हेल्पफुल हो, सहायक हो. विद्यार्थियों शैक्षिक उद्देश्यों, ज्ञान की प्रकृति एवं सामाजिक जगह के रूप में स्कूल की समझ, कक्षा में चल रही गतिविधियों को निर्देशित करने के सिद्धांतों तक पहुंचने में मदद कर सकती है. इसीलिए बच्चों के जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी ये जो स्कूल, कक्षा, यहाँ गतिविधियां बहुत ज्यादा होनी चाहिए. अगर ये गतिविधियों को हम अगर डायरेक्शन दे सकते हैं तो बच्चा उसके हर एक एजुकेशनल एम्स तक पहुंच सकता है. इसीलिए ये यानी एनसीएफ 2005 ये कह रहा है कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दो, बच्चों का सहभाग लो, बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओ जिससे बच्चा अपने खुद के पैरों पर वो ठहर सके तथा विभिन्न भाषाओं को सीख सके. यहाँ पर वो बदलाव किए गए हैं. 2005 एनसीएफ में ये क्यों दिया गया? क्योंकि उसके पहले बहुत सारे कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी, अनुशासन को लेकर, पढ़ाने को लेकर, टीचिंग, लर्निंग, वेरियस जो क्षेत्र हैं, वेरियस एरियाज हैं, उनमें बहुत सारे दिक्कत थे, एरर्स थे, तो वो निकालने के लिए एनसीएफ 2005 का यहाँ पर चुनाव किया. तो ये सभी जो बदलाव हैं, ये सभी जो तरतूदें हैं, ये एनसीएफ 2005 के तहत एजुकेशन में डाले गए और तब 2005 में ही हमारा सिलेबस चेंज हो गया बच्चों का और वहां पर ज्ञान रचनावाद आया, याद है क्या? और वो ज्ञान रचनावाद ही ये सिलेबस का मुख्य जड़ था एनसीएफ 2005, जिससे हमने ज्ञान रचनावाद को एक्सेप्ट किया. ठीक है, समझ में आया?